लाइव है। इसी नीचे कर देना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एक शानदार और बेहद बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे होंगे। सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आप साथ में लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास से पहले मैं एक प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर तब तक आप जुड़ेंगे, मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कल की क्लास से, क्या आप मुझे बताइए, गहराई बढ़ने से द्रव के दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? गहराई बढ़ने से गहराई बढ़ने से द्रव के दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? गहराई बढ़ने से द्रव का दाब, गहराई बढ़ने से द्रव का दाब यानी कि ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ द प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये घटता है या बढ़ता है? ये आंसर आप सभी को करना है कि गहराई के बढ़ने से द्रव का दाब घटता है या फिर बढ़ता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुजीत, प्रांशुल, कृष्णा, एकदम बहुत अच्छा जवाब है आपका। नितेश बहुत शानदार, गोल्डी वेरी गुड, कल्पना परमार, वीरेंद्र बहुत 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 शानदार। आप सभी का एकदम बेहतरीन जवाब आता हुआ। और आप सभी कह रहे हैं कि हाँ जी, गहराई के बढ़ने से जो प्रेशर हो जाता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कल ही हमने एक फॉर्मूला देखा और वो क्या था, P बराबर रो डी और जी। तो इसमें अगर डी क्या है, डेप्थ है, गहराई है, गहराई अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप सभी का आंसर बहुत अच्छा है और आप कह रहे हैं कि गहराई के बढ़ने से द्रव का जो दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही शानदार। तो कल की क्लास में हमने देखा था, घनत्व को देखा था हमने हमने बड़े शानदार तरीके से पास्कल का नियम देखा, और पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उपकरण भी देखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, और कल मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे उत्प्लावन बल यानी बायोंसी फोर्स। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी प्यारे भाई बहन, उत्प्लावन बल, और सीखते हैं क्या होता है उत्प्लावन बल। बहुत सारे रहस्य इससे खुलेंगे हमारे उत्प्लावन बल से, यानी कि बायोंसी फोर्स से। बायोंसी फोर्स, देखिए क्या होता है बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स होता है, जैसे आप ना इसको थोड़ा फील करेंगे। देखो, बायोंसी फोर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक जहाज है, अब शिप जो है वो पानी में डूबा। तो पानी में डूबते ही क्या होगा, सबसे पहले वो कुछ गहराई तक पानी में धंसेगा। बड़े समझना इस बात को, समझने की बात है। तो जब वो पानी में धंसेगा तो अपने आसपास के कुछ पानी को हटाएगा, और ये पानी पहले तो हटेगा और फिर हटते ही क्या करेगा, अपनी जगह को वापस मांगेगा। उसके चक्कर में ये इस जहाज को ऊपर उठा रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं आपसे? अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु पानी में डूबती है तो वो क्या करती है, पहले जब किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, चाहे वो जहाज हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो पानी में डूबते ही कुछ पानी को हटाएगी और फिर ये वापस पानी अपनी जगह को मांगेगा। मान के चलिए ये एक जहाज ही है, कुछ इस तरीके से मान लो ये एक जहाज है ये। अब इतना हिस्सा जैसे ही जहाज का पानी में डूबा तो इसने पानी हटाया और वापस से पानी ने इसको ऊपर की तरफ उछाल मारा। मैं आप ही से एक एक बात पूछूंगा, क्योंकि अगर इसको रटोगे ना तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक एक बात को समझते हुए चलेंगे तो बहुत शानदार समझ में आएगी। तो जरा बताएंगे कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि जैसे ही जहाज पानी में डूबेगा, पानी हटाएगा और फिर ये पानी इसको ऊपर की तरफ एक उछाल मारेगा। क्या यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो कि हाँ, जिस भी लिक्विड में आप इसे डुबोएंगे वो लिक्विड इस पर नीचे से एक फोर्स लगाएगा, और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं। इसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल, यानी कि बायोंसी फोर्स। बताइए आप मेरी इतनी बात से सहमत हो कि बायोंसी फोर्स क्या है, उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल वो बल है
जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब वो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाता है। जरा बताएंगे कि हाँ यहां तक इतना मुझे क्लियर है? तब तक मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। चलिए, तो आप कहेंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब द्रव द्वारा तब द्रव द्वारा उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूं मैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। चलो, इतनी तो उम्मीद है कि इस बात से तो सभी सहमत होंगे, ठीक है। उत्प्लावन बल कहलाता है, यानी कि व्हेन, इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे व्हेन अ बॉडी डिप्ड, डिप्ड का मतलब डुबोई जाती है, डिप्ड इनटू लिक्विड, इनटू लिक्विड, एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट कॉल्ड बायोंसी फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोंसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में बात आ गई। प्लवन बल, उत्प्लावन बल एक ही बात है। प्लवन बल भी इसी को कहते हैं, उत्प्लावन बल भी इसी को कह सकते हैं। पंकज फौजी, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो उत्प्लावन बल लग रहा है ये किसके बराबर है? क्योंकि देखो, हमने क्या पढ़ा था न्यूटन साहब के नियम में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो आप सबको ये लगता है कि जितना इस जहाज का भार है वो कहाँ आ रहा है? जहाज अपने भार की वजह से नीचे आ रहा है। तो जितना इस जहाज का भार है उतना ही उत्प्लावन बल लग रहा है, ऐसा आपको लगता है। और इस बात को आज दिमाग से ना बिल्कुल निकाल के एक तरफ फेंक देना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? देखो मुझे बताओ, ये उत्प्लावन बल, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो बल लगाया जा रहा है ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? क्या ये उस पानी के द्वारा नहीं लगाया जा रहा जो पानी हटाया गया था? तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये उत्प्लावन बल जहाज के भार के बराबर है, नहीं। हम कहेंगे ये उत्प्लावन बल इस वस्तु के द्वारा, चाहे ये जहाज हो चाहे जो हो, इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्योंकि ये उस द्रव के हिस्से के द्वारा लगाया जा रहा है जो उस वस्तु ने हटाया था। तो क्या आप समझ गए कि ये वस्तु के भार के बराबर नहीं होता? जबकि उस वस्तु ने जितना पानी हटाया है, जितना पानी हटाया है, जितना लिक्विड हटाया है, उसके भार के बराबर होता है। तो जरा एक बार बताएंगे कि हाँ इतनी बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। मैं आगे लिखता हूं कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल जो होता है ये हटाए गए, उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव के भार के, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मेरी इस लाइन से कौन कौन एग्री करते हैं बताइए कि बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू, इक्वल टू वेट ऑफ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर ही नीचे से एक बायोंसी फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि जितना जहाज का भार है उतना ही उस पे नीचे से एक बल लगेगा, नहीं भाई। अगर जहाज कम पानी हटाएगा तो कम बल लगेगा और ज्यादा पानी हटाएगा तो ज्यादा बल लगेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। अब देखिए इस पूरे सिद्धांत को, ये उत्प्लावन बल की कहानी और ये पूरा सिद्धांत कि भैया उत्प्लावन बल जो है वो लिक्विड के हटाए गए भार के बराबर होता है, ये सारी की सारी कहानी किसने दी है? आर्किमिडीज साहब ने। तो आप कहते हो कि इसे
मैं हर एक लाइन आपसे पूछ पूछ के लिखता हुआ चलूंगा। तो इसे कहते हैं हम आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप लिखेंगे भाई, एक सेकंड, इसे आप कहेंगे, इसे आर्किमिडीज का, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आप कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहाँ से तैयार हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे जी आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ठीक है, चलो यहां तक की बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब प्रश्न एक ये उठता है, उम्मीद है मेरे साथ आप नोट कर रहे होंगे। एक प्रश्न उठता है कि यार जो पानी का जहाज है ना, ये इतना भारी होने के बावजूद भी डूबता नहीं है, जबकि लोहे की एक छोटी सी कील क्यों डूब जाती है? आइए जरा इसका कारण समझते हैं। देखो, मैं आपसे ये पूछता हूं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को, कि मान लो मैंने पानी में जहाज को भी छोड़ा और मैंने कील को भी छोड़ा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा इस बात को समझने में। अगर रटना है तो रट लो, पेपर में आंसर नहीं कर पाओगे रट के तो, लेकिन समझना है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो प्लीज। भाई, एक तरह का पानी है, मैंने उसी में जहाज छोड़ा, उसी में मैंने कील छोड़ी। अब ये दोनों नीचे किसकी वजह से जा रही होंगी? भाई अपने वजन की वजह से, जिसको हम भार भी कह देते हैं, जिसको हम वेट भी कह देते हैं, है ना? तो नीचे जा रही हैं ये अपने भार की वजह से। लेकिन अगर ये लिक्विड को दबा रही हैं, तो लिक्विड इनको ऊपर भी उठाने की कोशिश कर रहा होगा, और उसी को क्या कहते हैं हम? उत्प्लावन बल भी कहते हैं। तो देखो, जहाज पर जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा लगता है उसके भी भार से, उसके भार से। जहाज का जितना भार है, भाई जहाज नीचे क्यों आ रहा है? अपने भार की वजह से। मान लो जहाज का भार है 100 न्यूटन, मान लो ये मेरे पास एक जहाज है, ये पानी में आ रहा है, इसका भार है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के बल से ये नीचे आ रहा है, लेकिन हमने इसको ऐसा बना दिया कि इसकी आकृति को हमने पतला और लंबा लंबा बना दिया कि भैया तू ज्यादा से ज्यादा पानी हटा, 100 न्यूटन से ज्यादा पानी हटा दे, और यही पानी वापस आके तुझे ऊपर उछाल मारेगा। ठीक है, तो हमने इसकी आकृति को ही ऐसा बनाया है कि तुम 100 न्यूटन से ज्यादा का पानी हटा दो, यानी उत्प्लावन बल अपने ऊपर तुम 100 न्यूटन से ज्यादा का लगवा लो, मान लो 110 न्यूटन का लगवा लो। एक चीज नीचे ला रही है, एक चीज ऊपर ले जा रही है। ऊपर ले जाने वाली चीज ज्यादा है, तो डेफिनेटली वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? आप कहोगे भैया जी ऊपर जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्वेश्चन आएगा, कि जहाज क्यों नहीं डूबते? जहाज क्यों नहीं डूबता? जहाज क्यों नहीं डूबता? कि वाई, मतलब वाई शिप डजंट डजंट सबमर्ज्ड? तो मैं कहूंगा कि देखो, जहाज का जो भार है ना, जहाज का जो भार है, या ऐसे कहो, ऐसे कहो कि जहाज पर लगने वाला उत्प्लावन बल, उसे जो ऊपर उठाने वाला बल है, बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स, ये ज्यादा है किससे? जहाज के भार से, जहाज के भार से, यानी कि वेट ऑफ शिप। और ये ज्यादा क्यों है? ये हमने कराया है उसकी आकृति को ऐसा बना के। साइज से ही 100% फर्क पड़ता है। अगर तुम जहाज को पतला और लंबा ना बना के तुम चौकोर बना दोगे, तो कभी भी वो अपने भार से ज्यादा पानी नहीं हटा पाएगा, तो उस पर ज्यादा बल लगेगा ही नहीं, डेफिनेटली डूब जाएगा। तो जरा बताएंगे कि भैया जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा होता है। और भाई उत्प्लावन बल को मैं ये भी लिख सकता हूं, जरा एक बात बताओ। अच्छा पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है आकाश भाई, एक बार बताएंगे कि हाँ भैया मुझे बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये आएगा और ऑप्शंस आपके पास ये होंगे। भैया एक बार ये और बता दो कि फॉन्ट छोटा तो नहीं है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा लिखो। मेरे हिसाब से तो शायद मैं खूब बड़ा बड़ा लिख ही रहा हूँ, क्योंकि देखो बोर्ड पे खूब फैल फैल के आ रहा है।
बाकी सभी को छोटा लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। एक बार बताएंगे जी हाँ ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। पंकज फौजी, लव यू टू मेरे शेर। हाँ कोई बात नहीं गोल्डी, देखो जो भी होता हो बट सब पे सिद्धांत यही लागू होता है। किसी भी चीज को अगर तैरना है तो उसको अपने भार से ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा, ताकि उस पर लगने वाला ऊपर की तरफ बल हमेशा ज्यादा हो। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये सभी को अच्छे से समझ में आ गई। अब उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? भाई मैंने कहा था कि उत्प्लावन बल ही क्या होता है, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अब आपके लिए ये शब्द अनजान नहीं होंगे, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। उत्प्लावन बल का मतलब होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार। क्योंकि ये जो बल लगा है ना, कहाँ से लगा है, जितना इस वस्तु ने पानी हटाया है। तो या तो देखो ऑप्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा कि जहाज द्वारा जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार, जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय शिप। जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है वो ज्यादा होता है किससे, जहाज के भार से। तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि यही बात तो उत्प्लावन बल है। तो ऑप्शन चाहे जैसे हो आप लोग एक बार देख लेना ध्यान से, या तो पेपर में इस तरह के ऑप्शन होंगे या फिर इस तरह के ऑप्शन होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए रंजीत, मुस्कान, बहुत सारा आभार आपका। प्रिंस इस बैच से एंटी पीसी की तैयारी नहीं होगी बच्चे कि मैं कितनी हर दिन तो बोलता हूँ, आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं क्या? मैं हर दिन आपको बोलता हूँ रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है ये क्लासेस। ठीक है जी, अब चलो मैं एक बार फिर से तुम्हें समझाता हूँ, सारी चीजें दोबारा से देख लेते हैं। देखिए फिर समझो, उत्प्लावन बल क्या होता है, बायोन्सी फोर्स क्या होता है, कि तुम ना एक एक प्लेट लेना, खाना जिसमें खाते होंगे आप, उस प्लेट को लेना और उसे किसी भरे हुए पानी में आप नीचे दबाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दबा तो रहे हो, लेकिन नीचे से पानी भी आप पर उछाल मारने की कोशिश कर रहा है। यही उछाल उत्प्लावन बल होती है, बायोन्सी फोर्स होती है। भैया जी आती कहाँ से है? क्योंकि जब तुम प्लेट को नीचे दबा रहे हो ताकत लगा के, तो प्लेट जितना भी पानी हटा रही है ये पानी वापस अपनी जगह मांग रहा है। इसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं। यानी कि बायोन्सी फोर्स बिल्कुल बराबर होता है जितना आपने पानी हटाया। ठीक है, अब मान लो हमें जहाज को तैराना है, हमारे पास 100 न्यूटन का या 100 किलो का जहाज है, ऐसे मान लो 100 किलो का जहाज है। तो मैं क्या करूंगा कि उस जहाज को ऐसा बनाऊंगा कि वो 100 किलो से ज्यादा पानी हटाएगा। मान लो 105 किलो पानी हटा देगा, तो नीचे से लगने वाला बल उसे 105 किलो मिल जाएगा। तो हम कहेंगे, पेपर में ऑप्शन ऐसे आएंगे, बस इस तरीके से होंगे कि जहाज क्यों नहीं डूबता। भाई जहाज का भार ज्यादा होता है कि कम होता है या बराबर होता है? तो आप कहोगे जहाज का भार कम होता है उत्प्लावन बल से। यानी उत्प्लावन बल को हमने कैसा रखा है, ज्यादा रखा है, ताकि ये तैरता रहे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कंपैरिजन होता है वैसे ये, कि एक लोहे की कील क्यों डूब जाती है। लोहे की कंपैरिजन होता है कि लोहे की छोटी सी पतली सी कील डूब जाती है, जबकि वही जहाज नहीं डूबता है, भारी जहाज नहीं डूबता है। तो आप कहेंगे लोहे की कील डूब जाती है। लोहे की कील, मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ, लोहे की कील डूब जाती है। यानी कि आयरन नेल सिंक्स, लोहे की कील डूब जाती है। भाई क्यों डूब जाती है? देखो ये मान लो मेरे पास एक बर्तन है और इसमें हमने भर लिया पानी, और मैंने इसमें एक लोहे की कील डुबो दी। ये मेरे पास एक लोहे की कील है, ये मान लो। ठीक है, ये लोहे की कील है। अब देखो जब ये कील नीचे आ रही होगी तो इस पे दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे, दो बल काम करेंगे। इसका भार इसे नीचे ला रहा होगा। मान लो इस पर लगने वाला भार, इस कील का जो भार है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, अब ये कील जब डूब रही होगी तो पानी तो ये भी हटा रही होगी, लेकिन ये इतनी भारी है
इतनी ज़्यादा भारी है और छोटे से हिस्से में है कि सोचो ये कितना सा पानी हटा पाएगी, बहुत जरा सा। भाई 20 न्यूटन पानी तो ये नहीं हटा पाएगी। या 20 न्यूटन समझो, तुम ऐसे समझो ये 2 किलो की कील है, किलो से समझ आ जाएगा। 2 किलो की कील है, तो 2 किलो की कील को पानी में डुबो तो 2 किलो पानी तो नहीं हटा पाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो पानी हटाएगी। अब वो आधा किलो पानी इसको आधा किलो ही बल से ऊपर धक्का देगा, तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल हमेशा कम रह जाता है। इस पर जो बायोंसी फोर्स होता है वो बहुत ही कम लग पाता है। तो आप कहेंगे कील क्यों डूबती है? क्योंकि ऊपर उठाने वाला बल जो है, प्लावन बल जो है, बायोंसी फोर्स जो है, बायोंसी फोर्स ये कम पड़ जाता है किसके भार से? कील के भार से, यानी कि वेट ऑफ द कील, वेट ऑफ द नेल, वेट ऑफ नेल से ये कम पड़ जाता है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं भाई, उत्प्लावन बल ही क्या होता है? कील के द्वारा हटाए गए द्रव का भार भी कह सकते हैं। कील के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, कील के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय नेल। तो कील के द्वारा हटाए गए भार से कील का भार जो है वो ज्यादा होता है, इस वजह से कील नीचे डूबती हुई चली जाती है। अगर भाई तुम इस चीज को समझने में आज सफल रहे हो, आपको समझ में आ गई हो, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ आज की क्लास हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल है। छोटू कुमार, उत्प्लावन बल से नहीं हो सकता। अगर जहाज का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा हो जाएगा तब तो जहाज डूब जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी रखते हैं हम। पिंटू भाई अलग से थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा। मनमथ जी, नर्सिंग असिस्टेंट का बैच सितंबर में शुरू होगा। यूपीपी के लिए बिल्कुल काफी है। ठीक है, अब देखो, अब पेपर के लिए सिर्फ आपको कितना याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पेपर के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कौन कौन सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर बहुत भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ इतना याद रख लो कि भैया नीचे से ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, बायोंसी फोर्स कहते हैं, और बायोंसी फोर्स को आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जहाज क्यों डूबता है? क्योंकि जहाज का भार कम होता है, उत्प्लावन बल ज्यादा होता है। ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि भाई डुबाने वाला बल है उसका भार, और बचाने वाला बल है उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स। तो जो चीज बच रही है उस पर निश्चित तौर पर ऊपर लगने वाला बल कम है, नीचे लगने वाला बल ऊपर लगने वाला बल ज्यादा है, नीचे लगने वाला बल कम है। क्योंकि अगर कोई चीज तैरेगी तो कैसे तैरेगी? जब उस पर ऊपर ज्यादा बल लगेगा, तो उत्प्लावन बल ज्यादा होता है और भार कम होता है। कील डूब रही है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और बचाने वाला बल उस पर कम है। सिर्फ इतनी सी बात आप याद रखो, इसी में आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आपको गहराई में इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर हो गया हो, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल भी ज़्यादा समय इस पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एक बहुत शानदार सा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। और सरफेस टेंशन को हम लोग दिखाते हैं टी से, पृष्ठ तनाव को हम लोग दिखाएंगे लेटर टी से। देखिए एक बार क्या होता है पृष्ठ तनाव। देखो, जैसे मान के चलो आपके घर में ना एक कूलर है, अब गर्मियाँ आनी शुरू हुई, तो पिताजी ने कहा लड़के से कि भैया उसमें जाके यार मिट्टी विट्टी का तेल डाल दे, क्योंकि बहुत दिन का पानी रुका हुआ है तो हो सकता है उसमें मच्छर पैदा हो गए होंगे। तो ये है आपके घर का कूलर, और इसमें पैदा हो चुके हैं मच्छर। अब उन्हीं मच्छरों में एक नए नए जोड़े की शादी हुई है। ये ये मच्छरी जी बेचारी उदास बैठी हैं। इनको शिकायत रहती है मच्छर जी से, इनकी लव मैरिज हुई है, कि जी पहले तो तुम बहुत बात करे करे हम थे, अब तो तुम बिल्कुल भी बात ना करो। अब बेचारा मच्छर जब तो हवाबाजी में रहता था भाई, शादी के बाद तो चिंताएं आ जाती हैं। तो वो कह रहा है अरे तुझे शिकायतों की पड़ रही है, जल्दी यहाँ से भाग, मैंने मालिक को कहते हुए सुना था कि इसमें मिट्टी का तेल डालेंगे। अब भाई इतने में ही मालिक का लड़का आ गया और उसने डाल दिया मिट्टी का तेल, और ये दोनों नीचे बैठ गए। अब बात ये आती है
कि पहले तो क्यों ये पानी पे टिक पा रहे थे और फिर ये पानी में क्यों डूब गए। आओ जरा इसको समझेंगे एक बड़े मजेदार तरीके से। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि चार आप में से चार भाई बहन आओ और मैं आपको एक बेडशीट पकड़ाता हूँ, आप चारों उसके कोने को पकड़ो और मैं आपसे पहली बार कहता हूँ कि भाई इस बेडशीट को ना खींच के रखो। तुमने उसको बहुत ताकत लगा के खींच के रख लिया, ध्यान से समझना मेरी बात को। और मैंने उसमें आधा किलो की ईंट का टुकड़ा लिया और रखा, तो ईंट का टुकड़ा कुछ गहराई तक जाएगा, ठीक है। चलो तुमने गहराई देख ली। अब मैंने आप चारों से कहा, जैसे मान लो मनीष हैं, रंजन है, विकास है, रोशन है, मैंने कहा इनको इस बेडशीट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो। तुमने उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। अब फिर से वही ईंट का टुकड़ा मैंने उसमें डाला, तो अब ईंट का टुकड़ा ज्यादा गहराई तक जाएगा या कम गहराई तक जाएगा? जरा सोच के आप मुझे ये बताओ। पहले बेडशीट खिंची हुई थी, तुमने ताकत लगाई हुई थी, तुमने उस पे ईंट का टुकड़ा डाला, तो ईंट का टुकड़ा कुछ गहराई तक धंसेगा उसमें। अब आपने उसको ढीला छोड़ दिया, तो बताओ कि अब ईंट का टुकड़ा ज्यादा गहराई तक जाएगा या कम गहराई तक जाएगा? बताइए। देखो जो कह रहे हैं ना रिपीट द क्वेश्चन, इसका मतलब तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन। और जब मैं कहता हूँ ना कि खिंचा हुआ है, तो जैसे मैं सोचता हूँ ना खिंचा हुआ है, वैसे तुम भी फील किया करो, तभी ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, फिर जो मैं निष्कर्ष बताता हूँ फिर तुम कहते हो जी दोबारा बताओ। चलो, देखो मैंने हरीश से भी पूछा माइक बंद करके, मुझे लगा कि हरीश को समझ आया कि नहीं, तो वो डेफिनेटली ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए, आपने पहले बेडशीट पे एक फोर्स लगाया हुआ था, बल लगाया हुआ था, तो उस बेडशीट के अंदर एक टेंशन थी, खिंचाव था कि नहीं, जिसकी वजह से वो उस ईंट के वजन को संभाल पा रहा था। लेकिन अगर तुमने ढीला छोड़ दिया तो उस बेडशीट के अंदर खिंचाव नहीं है, और इंग्लिश में उसको टेंशन बोलते हैं। टेंशन नहीं है कि वो उसको संभाल पाए। टेंशन का मतलब सरदर्दी नहीं, खिंचाव को इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन ना होने की वजह से वो उसको नहीं खींच पाया था। तो होता क्या है दरअसल, कि कोई भी आप एक लिक्विड ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, ओरिजिनली, यानी कि अगर आप उसको ऐसा का ऐसा ही लोगे, कुछ उसमें बगैर मिलावट के शुद्ध रूप से, तो उसकी हर एक सतह थोड़ी सी खिंची हुई होती है, मतलब उस पर एक फोर्स लगा हुआ होता है। तो जैसे पहले कूलर में पानी भरा हुआ था ना, तो इस पे क्या लग रहा था, एक फोर्स लगा हुआ था, उसकी वजह से एक खिंचा हुआ था। ये दोनों साइड से एक फोर्स लगा रहता है, केवल ऊपर ऊपर की सरफेस पे। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। एक बल लगा हुआ होता है, जिसके कारण ये मच्छर के भार को वैसे ही संभाल लेता है पानी, जैसे कि इस बेडशीट ने ईंट के टुकड़े के वजन को संभाल लिया था। अब यही मेरे पे क्रॉस क्वेश्चन आएंगे आप सभी के, भैया तो हमें क्यों नहीं संभाल पाता? अरे भाई मेरे, मैंने कहा थोड़ा सा फोर्स होता है। अब तुम उस बेडशीट में हाथी ला के बिठाओ खिंची हुई में भी, तो क्या संभाल पाएगी? नहीं। थोड़ा सा फोर्स होता है, मच्छर वगैरह जैसी हल्की हल्की चीजों को ही संभाल पाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कूद जाएं तो हमें भी संभाल लेगा। तो ये फोर्स लगा हुआ होता है, जिसके कारण बेडशीट खिंची हुई होती है और इनके वजन को संभाले रखती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको कि ये एक फोर्स लगा हुआ होता है, एक बल लगा होता है। किस पर लगा होता है भैया जी? ये बल लगा होता है इस लिक्विड की इतनी लंबाई पर, ठीक है। अगर इस लिक्विड की ये लंबाई है, तो ये इतनी लंबाई पर, इतनी लंबाई पर, इतनी लेंथ पर, तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब जो सबसे ऊपर के पृष्ठ पे हो, सरफेस, सरफेस पे हो, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, यही फोर्स, यही बल, यही फोर्स जो इसकी लंबाई पर लगता है, जो इसकी लेंथ पर लगता है। थोड़ा सा एक सेकंड का समय दीजिए, मैं जगह बना दूं हल्की सी। जो इसकी लेंथ पर लगता है, ठीक है। तो परिभाषा के दीवाने कैसे कह सकते हैं? परिभाषा के दीवाने ऐसे कह सकते हैं कि द्रव की लंबाई पर लगने वाला बल, द्रव की लंबाई पर लगने वाला बल, आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि
सरफेस टेंशन क्या होती है? एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है जी। चलो, यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, कुछ 5-10 बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई हरीश बाबू, एक बार हमारी वो वीडियो लगाओ जरा। तो ठीक है हरीश बाबू, वीडियो लगाते हैं, तब तक मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है दरअसल, कि कोई भी लिक्विड की जो सतह होती है ना, कोई भी द्रव की जो सतह होती है वो खिंची हुई होती है, शुरू में खिंची हुई होती है। तो खिंचे हुए होने के कारण वो किसी भी वस्तु के हल्के फुल्के भार को संभाल सकती है। तो मच्छर के हल्के फुल्के भार को संभाल लेती है। लेकिन जैसे ही उसमें केरोसिन मिला दो आप, केरोसिन क्या होता है? चिकना होता है। आप कोई भी चिकनाहट की चीज डाल दो या उसको गर्म कर दो, तो ये खिंचाव जो है ना खत्म हो जाता है। ये खिंचाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। खिंचाव खत्म होने के कारण ये ढीला हो जाता है, जिस वजह से मच्छर इसमें नीचे डूब जाते हैं। अगर आप इसको गर्म करोगे, कोई भी लिक्विड डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे डूबता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। आप कहोगे भैया बल बटे लंबाई होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अच्छा पहले इसी के बारे में देख लो, फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। कैसी राशि होती है ये एक अदिश राशि होती है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इतनी बातें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है जी। तो जरा एक बार बताएं कि हाँ जी भैया, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से और बताने को तैयार हूँ, ना तो फिर मैं आपको 1-2 वीडियो दिखाऊं, आपको और अच्छा समझ में आएगा और फिर इससे बनने वाले और क्वेश्चनों को हम लेकर चलें। विशाल तिवारी, भैया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, ये कसम खा लिए है मेरा जवाब नहीं देंगे, आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया था। देखो ऐसा होता है ना, आपका कमेंट शायद मैं नहीं देख पाया हूँगा। भाई मैंने DSSS एग्ज़ाम कराती है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, उसमें 3 टियर का वो एग्ज़ाम था। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऑल इंडिया 11 वैकेंसीज थी। और ये पोस्ट थी दिल्ली जल बोर्ड में, SDO की पोस्ट थी, सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट। ठीक है बाबू, तो इतना परेशान मत होइए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है प्रदीप जी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही है। केवल उतनी चीजें करा रहा हूँ जितना एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं बस। बिल्कुल लिक्विड पर ही लगता है, ये बिल्कुल बिल्कुल बस लिक्विड पर लगता है, लिक्विड से ज्यादा ये कहीं भी नहीं लगता है। चलो, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। हरीश बाबू वो वीडियो लगा दो बस दो। नोट कर लो, फिर मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार और समझाऊंगा। आगे तभी बढ़ेंगे जब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा समय लगा वीडियो लगाने में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सरफेस टेंशन का आइडिया आपको इससे लगेगा। ये मैंने क्या किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैंने दो दो कटोरियों में पानी भरा हुआ है। ये सादा पानी है और इसमें मैंने डाल दिया है डिटर्जेंट। आप कुछ भी डालो, आप चिकनाई की कोई भी चीज़ डाल दो। मेरे पास डिटर्जेंट था, मैंने डिटर्जेंट डाल दिया ताकि इसमें थोड़ा सा चिकनापन बन जाए। अब देखना, मैं दोनों में ना काली मिर्च का पाउडर डालता हूँ। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि काली मिर्च का पाउडर कौन सी कटोरी में तैरता है और कौन सी में डूब जाता है। ठीक है, चलो मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया काली मिर्च का पाउडर। ये काला काला मैंने इसमें डाला। अब देखो ये बिल्कुल इसमें तैर रहा है, डूबा तो नहीं है, बिल्कुल एकदम तैरते ही फैल गया है। एक बार आप चाहें तो फिर से देखें, देखिए एक बार। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल रखा है, इसको बंद करो, रुक जाओ भाई तुम। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा डिटर्जेंट, थोड़ा सा सर्फ डाल दिया। अब क्या हो गया, इसका सरफेस टेंशन कम हो गया। वो मैं और आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखो कि क्या सर्फ इसमें डूबा कि तैरा। देखो ध्यान से, शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि टक्कर से इसमें डूब गया। दोबारा में फिर से आप देख लो, डिटर्जेंट इसमें डूब चुका है पूरी तरह से। ये देखिए बिल्कुल डूब गया है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये जो लिक्विड है ना, ये खिंचा हुआ है और इसके पास एक ताकत है इस काली मिर्च के पाउडर को संभालने की, इसके वजन को संभालने की। जैसे कि मच्छर का वजन संभाल लिया गया था, मतलब ये टेंशन में है, खिंचा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें चिकनाई डालने से, या इसको मैं गर्म भी कर देता तब भी यही होता। इसकी सरफेस टेंशन खत्म हो गई, ये उस बेडशीट की तरह लूज हो गया, बिल्कुल ढीला पड़ गया। तो अब इसके पास ताकत नहीं है काली मिर्च के पाउडर को संभालने की, तो काली मिर्च का पाउडर इसमें टक से डूब जाता है। मेरे पल्ले काली मिर्च पड़ी, आप कुछ भी ले लो, हल्की सी चीज कुछ भी ले लो। तो जरा बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आया कि क्या होता है अच्छे से सरफेस टेंशन? अगर हाँ तो बता दीजिए, फिर इससे बनने वाले और क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। शुरू में समझ में नहीं आ रही थी फिजिक्स और अब मज़ा आ रहा है, थैंक यू। चलिए आशीष, फिर तो इस क्लास का उद्देश्य बिल्कुल पूरा है। देखिए थोड़ा सा ना फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये ना समझने वाला है, और आपका कांटेक्ट भी बहुत दिनों से छूटा हुआ है। तो मैं मान सकता हूँ कि हर एक बैच में होता ही है ऐसा, 10-1% बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोल के चलता हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कभी ये मत मानो कि मुझे नहीं समझ में आया। आप मुझसे जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार आपको समझा दूंगा, कोशिश करूंगा वीडियोस के माध्यम से, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के माध्यम से, जितना आसानी से हो सके उतना कोशिश करूंगा। बस आपको पूछते रहना है। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी को सरफेस टेंशन समझ में आ गई है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, आप ही उसका जवाब देना। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया, आप इसको नोट डाल के लिखेंगे कि, नोट डाल के लिखेंगे पहला, द्रव को या द्रव में चिकनाई मिलाने से पृष्ठ तनाव बताओ घटता है कि बढ़ता है? द्रव में चिकनाई मिलाने से पृष्ठ तनाव, द्रव में चिकनाई मिलाने से पृष्ठ तनाव, जरा बताओ घटता है कि बढ़ता है? ऑन एडिंग, ऑन एडिंग लुब्रिकेंट, ऑन एडिंग लुब्रिकेंट इन लिक्विड, ऑन एडिंग लुब्रिकेंट इन लिक्विड सरफेस टेंशन। बताओ इस प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि पृष्ठ तनाव भैया घटता है या बढ़ता है? अभी अभी वीडियो में आपने क्या देखा, जो देखा वही बता दीजिए। देखो आप में से एक दो के ना ऐसा भी होता है कि नाराजगी इस बात की होती है कि कमेंट नहीं पढ़ते हैं। भाई मैं इस बात के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। आप ना कभी सिर्फ मेरे यहाँ आ जाओ, और मैं तो खैर बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ बैठ जाना और बैठ के बस सारे कमेंटों को मुझे पढ़ के दिखा देना। बहुत तेज़ी से कमेंट चलते हैं, आपको शायद पता नहीं चलता, इस वजह से सबके कमेंट नहीं पढ़े जाते हैं। जिसका नज़र पड़ जाता है, कोशिश होती है वैसे तो कि जिसका डाउट है उसका तो बता ही दिया जाए, फिर भी कुछ स्किप हो जाता हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत बढ़िया, आपका काम हो गया, आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया, शायद आप कभी नहीं भूलेंगे कि भैया जी पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीजेज। चलो ठीक है। दूसरी बात आप देखो, दूसरी बात आप देखिए कि द्रव को गर्म करने से, द्रव को गर्म करने से, द्रव को गर्म करने से पृष्ठ तनाव, तो आप कहोगे गर्म करने से भी पृष्ठ तनाव घटता है।
अगर आप उस पानी को गर्म कर देंगे ना, तब भी वो काली मिर्च का भार नहीं संभाल पाएगा। यानी कि ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग द लिक्विड, ऑन हीटिंग द लिक्विड, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है? डिक्रीजेज होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि वर्षा की बूंद, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्षा की बूंद गोल आकार क्यों लेती है? वर्षा की बूंद गोल आकार क्यों लेती है? मतलब ये जब वो गिर रही है रेन ड्रॉप, तो वो गोल ही होके क्यों गिर रही है? वो भाई शंकु के आकार की क्यों नहीं हो जाती, बेलन के आकार की क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि लिक्विड की सरफेस पे ना एक फोर्स लगा हुआ होता है जो उसे ना हमेशा खींच के रखता है। तो खींच के रखने की वजह से वो क्या बनी रहती है? गोल बनी रहती है। आपको इतनी गहराई में नहीं जाना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्षा की बूंद के गोल आकार का कारण है पृष्ठ तनाव। बस इतना सा पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस, अच्छा, ड्यू टू सरफेस टेंशन, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लो, रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप टुक स्फेरिकल शेप, रेन ड्रॉप टुक स्फेरिकल शेप, कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप लेती है, गोल आकार लेती है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप मुझे सहमति दें कि हमें ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं तो। आर्मी टेक्निकल का, आर्मी से संबंधित कोई भी बैच सितंबर में आएंगे, कुशल राज भाई, बहुत बढ़िया, मनु वेरी गुड, सरफेस टेंशन की वजह से। जयानंदन भाई, नदी के पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है या ज़्यादा? देखो ऐसे मत कहो, अब मैं आपसे पूछूं कि आज की सिचुएशन में आप पे पैसे कम हैं कि ज़्यादा हैं, आज आपकी जेब में जो पैसे हैं, तो कभी भी कम या ज़्यादा की ना तुलना होती है हमेशा। आप ये बोलो भाई नदी का पानी ठंडा है, एक बार गर्म है, तो कब सरफेस टेंशन ज़्यादा है कब कम है, तो मैं बता भी पाऊँ। अब या फिर आप नदी के पानी की समुद्र के पानी से तुलना करो, तो मैं कहूँगा नदी के पानी की तुलना में समुद्र का पानी भारी होता है, तो उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है नमक मिले होने की वजह से। ऐसे आप बोल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर लो, कुर्बान अली करके देख लेना। गिराज बाबू, बहुत सारा प्यार, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए जैसे प्रश्न ये आ जाए, देखो ये है साफ पानी, ठीक है, और एक तरह से हमने इसमें क्या मिला दिया? केमिकल मिला दिया। ये क्या है? आप चिकनाई मिलाओ, भाई ग्रीस मिलाओ, लुब्रिकेशन मिलाओ, तेल मिलाओ, सब हैं तो केमिकल ही। मैंने इसमें डिटर्जेंट डाला है, सर्फ भी डाला है, तो ये भी एक तरह का डिटर्जेंट ही है। अब देखो एसएससी जीडी में अगर ये सवाल आ जाता है कि साफ पानी और केमिकल मिले हुए पानी में से या केमिकल में से सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा होती है, तो आप खुद बताओ किसका आंसर करोगे। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है सवाल देखो एग्जैक्ट वही आए जो आपको लिखवाया जा रहा है, सवाल ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ जितना लिखवाया जा रहा है ना, अगर थोड़ा सा उसे ध्यान से समझ लोगे रटे बगैर, तो निश्चित तौर पर ऐसे सवालों को भी कराओगे। सवाल है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? देखो उसने दिए ही तरल ऐसे हैं, ये तीनों के तीनों केमिकल हैं, ये तीनों के तीनों केमिकल हैं, रसायन हैं, और केमिकल मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो शुद्ध जल जो होगा, साफ साफ जल जो होगा, इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा या रसायनों का ज्यादा होगा? इसका आंसर करिए। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो या तो आप ये कहो कि अरे मास्टर ने तो बिल्कुल भी ना कराया ऐसा सवाल, पृष्ठ तनाव में जन क्या क्या बताया पर यूं ही बात ना बताई बस। देखो भैया, किसी टॉपिक से बनने वाले ना सारे प्रश्न करवाना संभव भी नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक हमें समझ में आ गया ना, तो मैं वादा करता हूँ उससे बनने वाले सारे प्रश्नों को आप टक से करके आ जाओगे। बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, आपने रटा ना हो। तो उम्मीद है कि अगर आपने समझ लिया तो फिर आप ऐसे क्वेश्चनों को भी कराओगे। लेकिन अगर तुम रटोगे ना, अगर मान लो मैं 2-3 बातें लिखवा दूं, खाली ये चीज़ लिखवा दूं, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को तो कभी नहीं करके आ पाओगे। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि किसी भी टॉपिक को ना, चाहे वीडियो दिखानी पड़े, चाहे हंसी मजाक के एग्जाम्पल देने पड़े, वो टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि हर एक सब्जेक्ट से एज इट इज़ वही आए जो टीचर लिखवा रहे हैं।
लेकिन मैं तो अपने विषय में वादा करता हूँ, अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप निश्चित तौर पर उसको करके आ जाओगे। आशा करता हूँ कि आपको पृष्ठ तनाव और आज आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल, कील का डूबना, जहाज का तैरना बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी को इतना ही रखते हैं और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा द्रव का जो दाब है, लिक्विड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। और कल हम लोग शुरू करेंगे, अच्छा इसमें बर्नौली की पिर में रह गई है, बस उसको मैं कर लेंगे, 5-10 मिनट में हो जाएगी, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर हम फिनिश कर रहे होंगे गैसों का दाब, और समय बचेगा तो कोशिश करेंगे कि तरंग को भी कल ही हम शुरू कर दें। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक क्लास बेशक फालतू लग जाएं, लेकिन चलेंगे आराम आराम से चीज़ों को समझ समझ के। आशा करता हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। कोई समस्या लगे कैसी भी तो कल एक बार फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हो सकता है कभी कभी एक चीज़ एक बार में ना समझ में आए लेकिन दोबारा में वो हमें आ जाती है, बट नहीं आए तो कल की क्लास में शुरू में ही पूछ लेना कि भैया जी ये चीज़ बता दो, मैं उसको बताने के बाद ही आगे बढ़ूँगा। चलिए मिलेंगे कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।